के बेहद कड़े इंतजाम। यूपी के सियासी अंधर में बदली दोस्ती की चाल, एक दूसरे के गढ़ पर कब्जे की, दोनों ठोक रही तार, कभी प्यार कभी तकरार, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ ऐसा ही हाल है इन दोनों उत्तर प्रदेश में राजनीति का। कांग्रेस निशाना लगा रही है, लेकिन सीधे सीधे नहीं। सपा निशाने पर जवाब दे रही है, वो भी इशारों ही इशारों में। तर्ज ये कि समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। लेकिन जनाब, अगर राजनीति करने वाले अनाड़ी नहीं हैं, तो फिर उन्हें चुनकर जिस जनता ने भेजा है वो कैसे अनाड़ी होगी। वो भी समझ रही है कि अब केंद्र में सत्ता का लड्डू एक साथ खाने वाली सपा और कांग्रेस यूपी में ज्यादा दिनों तक एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल नहीं रखने वाले। ऐसे में राजनीतिक समीकरण क्या बनेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, अशोक वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ सपा नेता हैं, सिराज मेहदी साहब हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। आप सभी लोगों से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक करके बातचीत करूंगा। तो लखनऊ में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी अध्यक्ष निर्मल खत्री ने सपा के गढ़ से प्रत्याशी उतारने की बात कही। पिछले चुनावों में सपा के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी, कन्नौज और इटावा से कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन सूबे में घुटनों के बल रेंग रही कांग्रेस के लिए इस बार फैसले बदलने का वक्त है। इस पर सपा ने भी ताल ठोक दी कि वो भी अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशी खड़े करेंगे। तो वोट डालने वाले दर्शकों, लोकसभा चुनावों से पहले का प्रोमो आपके सामने आ गया है। ट्रेलर है ये, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चुनाव की रणभेरी बजने में अभी देर है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में शुरू हो गई है नूरा कुश्ती। लोकसभा चुनावों को लेकर यूपी के सियासी गलियारों में धीमी धीमी चल रही हवा अंधर की शक्ल लेने लगी है। राजनीति में तो वैसे भी रिश्ते के धागे कच्चे ही होते हैं, उस पर अगर बयानों की कैंची चलने लगे तो फिर रिश्तों का टिके रह पाना कहाँ मुमकिन है। अब देखिए, कभी हम सफर मेरे हम सफर के गीत गाने वाले कांग्रेस और सपा के रहनुमा आज राहें जुदा जुदा हैं का तराना गुनगुनाने लगे। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आने वाले चुनावों की रणनीति पर चर्चा के दौरान सपा के गढ़ से अपने प्रत्याशियों के ताल ठोंकने का संकेत क्या दिया। सालों से एक ही जगह रहे बर्तन खड़कने लगे। इटावा और मैनपुरी के कांग्रेस जनों ने एक बात कही कि साहब, पिछले लोकसभा के चुनाव में इटावा की सीट पर भी कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ाया और मैनपुरी में भी कांग्रेस के लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाया। इटावा के लिए कहा जाता है कि वो महान दल को छोड़ दी गई थी और मैनपुरी में तो कोई लड़ा ही नहीं था। वहां के कांग्रेस के लोगों की राय थी कि नहीं, हमें इन सीटों पर लड़ना चाहिए। हम जब नहीं लड़ते हैं तो जो हमारा नीचे वोट बैंक है, जितनी भी मात्रा में है, जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, वो भी हमसे छिटक के अलग होते चले जा रहे हैं। संकेत साफ थे तो दूर तक दिखाई भी दिए। तभी आजम खान की मां के निधन पर शोक व्यक्त करने रामपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो ने भी कांग्रेस के इशारों को समझा, सोचा और बोल दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सपा भी प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि मुलायम भी पार्लियामेंट्री वोट में फैसला होने की बात कहकर संकेत ही दे रहे हैं। वो तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के मेंबर, मीटिंग जल्दी बुलाने वाले हैं, तो हम फैसला करेंगे। लेकिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव संकेत देने में भरोसा नहीं करते। केंद्र में साथ साथ सत्ता का मजा उठा रहे सपा के महासचिव यूपी को लेकर कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही तल्ख नजर आते हैं। ये कांग्रेस तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उम्मीदवार तो उतारेगी, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उतारना चाहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस को उम्मीदवार मिल जाए तब है पूरे 480 उम्मीदवार कांग्रेस को मिलना मुश्किल है। तो जनाब, अब यूपी की राजनीति संकेतों पर चल रही है, लेकिन संकेतों को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगती। ऐसे में आने वाले वक्त में माना जा सकता है
कि कांग्रेस और सपा खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाएं और खड़क रहे बर्तन छिटक भी जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। सिराज भाई जी सलाम वालेकुम। सलाम। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाईजान, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी रार कभी तकरार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले तो मैं आपको इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूं कि आज आपने बहुत मुबारक मौके पर जी ये बहस शुरू की है। हाँ। रमजान शरीफ का आज से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैंने आपको सलाम वालेकुम किया। इतने अहम दिन आपने ये शुरुआत की है। हाँ। तो मेरा ख्याल है मुबारक ही होगी शुरुआत जो है, जो आप जिस पर आप बहस करने जा रहे हैं। तो ये रिश्ते जो हैं, रिश्ते रहते हैं। आप समझते हैं कि रिश्ता कभी टूटते नहीं है। रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन जो रिश्ता रहता है, क्योंकि सूबे में सरकार जो है समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी 25 साल से सत्ता से बाहर है और बार बार इन्हीं लोगों की सरकारें आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा वर्कर परेशान है और वो चाहता है, अगर उसने हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कहा कि साहब इटावा मैनपुरी में लड़ाया जाए, तो अध्यक्ष जी ने उनकी बात की। अध्यक्ष जी ने ये भी कहा साथ साथ कि जो भी वोट हमारे हैं या जो भी लोग हमारे हैं वो हमसे छिटक जाते हैं, लेकिन हर चीज का निर्णय जो है अध्यक्ष जी ने अपने वर्करों की बात को कहा है, तो सराहनीय काम किया उन्होंने। वर्करों को बूस्टअप करना अध्यक्ष का फर्ज है। ठीक बात है, ठीक बात है। सिराज भाई, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सिर्फ एक बाल सुलभ सवाल पूछता हूं आपसे। अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत तौर पे आपके नंबर 1 और नंबर 2 की सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अमेठी और रायबरेली में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की कितनी बुरी गत हुई थी, सोच लीजिए। और अगर माननीय मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी ने वहां से राहुल जी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया, तो भले ही इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, कोई कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन माथे पर परेशानी की लकीरें तो जरूर खींच देंगे। पूरा अमेठी क्लीन स्वीप था, पूरा अमेठी क्लीन स्वीप था, एक भी सीट नहीं थी आपके पास। देखिए, इसीलिए आप सपा को हल्के में ना लें। नहीं, हम हल्के में कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि सपा का सहयोग हमें है दिल्ली में। हाँ। तो हम सहयोग हल्के में तो ले ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं चुनाव की बात जो आप कह रहे हैं, तो जब देश आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ, हमारे साथ में अशोक वाजपेयी जी हैं, बहुत सीनियर है, भी स्टूडेंट लीडर से पॉलिटिक्स करके आए हैं। आजाद हुआ तो चुनाव की प्रक्रिया इसीलिए शुरू की गई थी कि कभी कोई हारे कभी कोई जीतेगा। और अगर लगातार सत्ता की बात होती तो राजतंत्र क्या बुरा था, राजतंत्र क्या बुरा था। तो हमें सियासत इसीलिए अच्छी पसंद आई, तो यहाँ इलेक्शन होगा और जनता पर भरोसा करने वाली बात आएगी, और जनता का जो भरोसा होगा उसका स्वागत किया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। हाँ। अब पिछला चुनाव जो 2007 का हुआ, जो 2009 का हुआ लोकसभा का, हाँ। उसमें बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, उनके उस वक्त मैं भी बहुजन समाज पार्टी में था। उनका कोई आदमी बड़ा नेता हमारा जो था उस सौहार्द पार्टी का, वो 60 सीट से कम की बात नहीं करता था। लेकिन समाजवादी जनता ने क्या किया, जनता ने क्या दिखलाया, तो जनता के फैसले को हमेशा स्वागत करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। और इसीलिए चुनाव आ रहा है। हाँ। और हम लोग फिर चुनाव में आज अगल बगल बैठे वाजपेयी जी पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी 16 महीने पहले ही हुए, 17 महीने पहले, उसमें कांग्रेस के अधिकृत युवराज राहुल गांधी कहते थे हाथी पैसा खाता है और सपा गुंडे मवालियों की पार्टी है। फिर हाथी जो पैसा खाता था, जो भ्रष्टाचारी हाथी था, उससे हाथ मिलाया और अब हाथी मेरे साथी का गाना हाथ गा रहा है। और जो गुंडे मवालियों की सरकार और पार्टी नजर आती थी, उसके सामने मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ऐसे हाथ जोड़कर अभिवादन किए और समर्थन लिया और सरकार बचाई। करुणानिधि जी के बाहर जाने के बाद, टीएमसी के बाहर जाने के बाद, ऐसे में सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा भाईजान कि ये रिश्ता वाजपेयी जी क्या कहलाता है कि भाई मन मन भावे मूड़ी हिलावे, तो जनता को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, हमारा जो समर्थन है वो एक सार्थक समर्थन है। हाँ। कि हम नहीं चाहते थे कि इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में देश के सत्ता में आए। हाँ। और उन सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हमने कांग्रेस का समर्थन किया। 18 मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की अगर आप बात करें तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं, और कोई हिंदू हित की बात करे तो वो घोर सांप्रदायिक है। ये इस देश में धर्मनिरपेक्षता की भाई साहब इतनी शानदार परिभाषा है, ये मुझे समझ नहीं आती। नहीं, आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पर दोनों के हितों की रक्षा करना ये दायित्व है व्यवस्था का, प्रशासन का। हाँ। किसी के साथ अनदेखी न हो। अगर माइनॉरिटी के लोग
आप चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, उनकी स्थिति पिछड़ों और दलितों से भी ज्यादा दयनीय है। तो उनको विशेष अवसर देने की बात तो सरकारें ही जिम्मेदार हैं कि आजादी के 65% के बाद भी आप देश का इतना बड़ा तबका जिसको आप इतना बड़ा वोट बैंक मानते हैं 18, 19, 20, 25%, उसको आप उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हैं। और अगर उनको मुख्यधारा में लाना है तो अगर विशेष अवसर देकर के उनको मुख्यधारा में लाने की बात की जाती तो इसमें अन्याय क्या है और इसमें किसी की हकतलफी कहां होने जा रही है। हाँ, तो ये धर्मनिरपेक्षता, ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता है। कमजोर को बढ़ाने का काम, कमजोर को मदद देने का काम, इसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं और क्या धर्मनिरपेक्षता होगी। अच्छा, तो ये धर्मनिरपेक्षता की बीन बजाते हुए आप लोग कांग्रेस पार्टी का अब साथ ना तो देंगे ना लेंगे, मतलब ये हुआ ना, ये फ्रेंडली फाइट भी नहीं होगी जो पहले मैनपुरी, इटावा और कन्नौज में होती थी और रायबरेली और अमेठी में होती थी। देखिए, ये सब निर्णय हमारा जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्या परिस्थितियां होती हैं। हाँ। उन परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होगा। अभी लोकसभा चुनाव को काफी समय है। नहीं तो क्या अभी मीडिया में टाइम पास किया जा रहा है? क्या माहौल बनाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं जानता हूं। जिन लोगों ने बयान दिए उनसे पूछा जाए कि ये काहे के लिए बयान दे रहे हैं, वो जाने। और समाजवादी पार्टी, आपने देखा विधानसभा चुनाव के नतीजे, उन जिलों के भी नतीजे आपके सामने अभी आप स्वयं कह चुके हैं। हाँ। कि जहां अमेठी में, रायबरेली में क्या स्थिति रही है और क्या स्थिति समाजवादी पार्टी की रही है विधानसभा चुनाव में, और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रही, वो किसी से छिपा नहीं है। और जब जो स्थितियां आएगी तो समाजवादी पार्टी, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन है, प्रत्येक जिले में समाजवादी पार्टी के अभी विधानसभा चुनाव में जीत करके बड़ी संख्या में विधायक आए। एफडीआई के मौके पर, महंगाई के मौके पर माननीय मुलायम सिंह जी ने देशव्यापी बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सदन से वॉकआउट कर गए, वो मैंने देखा है। एफडीआई का विरोध नहीं, एफडीआई का हम हमेशा विरोध करते रहे, आज भी करते हैं। और हमने ऐलान किया कि जहां यूपी में हमारी सरकार है, गजब विरोध है। अरे आपकी सदा पे फिदा होने का मन करता है भाई साहब, आपकी इस अदा पे तो फिदा होने का मन करता है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये गजब का विरोध है। देखिए, झारखंड में अभी 12 साल 13 साल हुए उसको बने हुए। हाँ। जब ये 3 राज्य वाजपेयी जी के समय में बने थे। हाँ। और उसमें 13-14 सरकारें, आज हेमंत ने दावा किया है ये 14वें या 13वें मुख्यमंत्री होंगे। वहां जो अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं ना, ये अभी सिराज भाई कह रहे थे, एग्जैक्टली यही शब्दावली हर बार हर पार्टी ने बोली जिसने सत्ता की लोलुपता में दांव खेला, उसने मुंह से यही बोला कम से कम। हाँ। कि देश हित, प्रदेश हित, विकास, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इनके लिए भ्रष्टाचार के खेल में उतर रहा हूं। हाँ, हाँ। है ना, झारखंड में हुआ तो वही जो हमने देखा सबने, मधु कोड़ा और ओने सिक्का जैसे लोग भी वहां चमक गए। एक पार्टी, एक निर्दलीय विधायक वो भी मुख्यमंत्री हो लिया। तो इस राजनीति का ही कलंकित चेहरा है कि अपने लाभ के फैसले, समझौते डीले करो और सबके ऊपर एक तंबू तान दो कि लोकहित, जनहित, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और इसके नाम पर कर रहे हैं। ये एक हो गई, ये स्थापना। लेकिन आज जो हम विषय लेके आए वो धर्मनिरपेक्षता की बहस नहीं करने आए, वो करने आएंगे तो नेहरू से लेके आज तक का पूरा इतिहास लेके बैठेंगे। तब 1965 की बात करेंगे, कौन कितना धर्मनिरपेक्ष है, जब आरएसएस बुलाया था तब बताएंगे कि कैसे क्या। लेकिन आज जो सवाल है वो ये, हाँ। जो मैं समझ पा रहा हूं, हाँ। वाजपेयी जी की पार्टी और सिराज भाई की पार्टी अस्थायी तलाक लेने जा रही है। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, टेम्परेरी डिवोर्स लेने जा रही है। दोनों ने वकील से कागज बनवा लिए हैं। तलाक से पहले साथ रह रहे थे और जिस टेम्परेरी तलाक की अवधि बीतने के बाद फिर साथ रहेंगे एक ही फ्लैट में। नहीं हो सकता इस अवधि में भी, इस अवधि में भी अनैतिक रिश्ता हो। इसमें गुपचुप होगा जो कुछ होगा, नाजायज आना नाजायज होगा लेकिन गुपचुप होगा, जो भी होगा। मतलब इसमें पर्देदारी होगी और उसके बाद फिर एक ही फ्लैट में रहेंगे, लिव इन में। ये तदर्थ तलाक है, तदर्थ राजनीतिक तलाक। बहुत बढ़िया, जिसको लेने जा रहे हैं सिराज भाई की पार्टी और वाजपेयी जी की पार्टी। क्योंकि जनता के बीच अब कैसे जाएंगे मुलायम सिंह जी, क्या कहेंगे, कहां ताल ठोकेंगे भाई, किसके खिलाफ ताल ठोकोगे, किसको हटाना है। तो जनता पूछेगी जब उनको हटाना है तो फिर सोनिया जी के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे नेताजी। तब नेताजी क्या चेहरा रखेंगे अपना, ये तो सोचेंगे ना मुलायम सिंह जी। पुराने राजनेता हैं, चीजों को जानते हैं। ठीक बात है। वहां समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये सब कहने से तो ये तर्क चलेगा नहीं। लोग पूछेंगे राहुल बाबा के खिलाफ क्यों नहीं उतारा, और वही सिराज भाई जब ये सबको भला बुरा कहेंगे मंच पर खड़े होके कि ये भी चोर, वो भी चोर, हमें छोड़ सब चोर, तो लोग पूछेंगे नहीं कि राहुल बाबा के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, पूछेंगे ना।
राहुल बाबा की पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? रामगोपाल जी के बेटे के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? फिरोजाबाद से मुलायम सिंह जी की बहू डिंपल के खिलाफ उम्मीदवार क्यों नहीं उतरा? ये पूछेंगे ना लोग। जनता